ओम शांति। अगस्त मास आते ही दादी की स्मृतियाँ मानस पटल पर आ जाती है। मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी दादी प्रकाशमणि जी के साथ रहने का 14 साल का अवसर मिला है। 1971 में जब हमारे घर में ये ज्ञान मिला था तो उस समय मात्र मेरी उम्र 6 वर्ष की थी और 8 वर्ष की आयु में ही मुझे आश्रम पे ले जाने के लिए रोज आश्रम की गतिविधियों को देखता था। उस समय ज्ञान तो समझ में आता नहीं था, बच्चे थे। लेकिन 13 वर्ष की आयु में 1978 में जब पहली बारी बाप दादा से मिलने के लिए मधुबन आना हुआ तो परिवार का 5 का ग्रुप जब बाप दादा के सन्मुख मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे तो सबसे पहले बाप दादा ने मेरे से ही प्रश्न पूछा था, बच्चे कच्चे हो या पक्के हो। उस समय आध्यात्मिक भाषा को मैं नहीं समझ पाया कि कच्चा क्या होता है, पक्का क्या होता है, पर बाप दादा ने उस समय शायद मेरी जन्म पत्री पढ़ ली होगी कि आगे चल करके ये मेरा बच्चा संपूर्ण जीवन यज्ञ में व्यतीत करेगा। लेकिन उसके बाद लौकिक पढ़ाई किया और करने के बाद 83 में फिर सेवा के लिए जब मधुबन आए तो पहली कॉन्फ्रेंस थी। 2 मास सेवा करके जब वापस जाए तो मैंने देखा है कि भी मधुबन में समर्पित होने के पीछे लौकिक जो भाई थे उनका तो था ही था विशेष, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि बड़ों का सानिध्य अगर आपको मिलता है तो उसके लिए मैं हमेशा 2 दादियाँ मेरे जीवन में मेरे को मधुबन लाने के लिए डायरेक्ट उनके मुख से निकले हुए शब्द वरदान कैसे साबित हुए, एक चंद्रमणि दादी और वर्तमान में अभी जो मुख्य प्रशासिका दादी गुलजार जी। उन्होंने चंद्रमणि दादी ने ही मुझे प्रकाशमणि दादी से मिलाया था। तो 84 की बात है कि चंद्रमणि दादी चंडीगढ़ से शिमला जा रहे थे तो उन दिनों यज्ञ में अपनी गाड़ियां नहीं होती थी, प्राइवेट गाड़ी से वो आए। तो बीच में सेंटर बिलासपुर पड़ता था, तो बिलासपुर पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही उनकी गाड़ी को रोक दिया गया है। ट्रैफिक कॉलेज के लड़कों ने स्ट्राइक कर दी। तो इधर से मैं शिमला जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि दादी खड़े हैं, तो मैं दादी के पास गया तो दादी तो मुझे पहचानती नहीं थी उस समय। तो मैंने ओम शांति किया और भ्राता अमीर चंद जी ने कहा कि भी हम तो आधे घंटे से फंसे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, बाबा ने मुझे भेज दिया है, आप सामान शिफ्ट करो तो मैं आपको कुल्लू तक छोड़ देता हूँ। जैसे ही दादी को चंद्रमणि दादी को गाड़ी में बैठाया, बैठाते ही उनके मुख से एक शब्द निकला, आप जैसे भाइयों की मधुबन में जरूरत है। कुमार जीवन तो थी। ऐसे ही 87 में गुलजार दादी को शिमला आना था, उन्होंने भी यही शब्द मुझे कहे। उनको 10 दिन मुझे घुमाने का मौका मिला तो दादी ने भी गाड़ी में पहली बारी बैठते ही नशा क्या था कि भगवान का रथ हमारी गाड़ी में बैठेगा, इससे परे और क्या भाग्य हो सकता है। कर्म हम कितना भी साधारण हमें मिलता, लेकिन उसके पीछे स्थिति अगर हमारी ऊंची हो, सोच हमारी अगर श्रेष्ठ हो तो स्थिति भी हमारी वैसे ही ऊंची बनती है। तो जब 2 दादियों का इस तरह से वरदान मिल गया तो मैंने सोचा कि काश अगर मधुबन में मेरा जीवन व्यतीत होने का मौका मिले तो इससे परे क्या हो सकता है। तो मैं मधुबन आया तो चंद्रमणि दादी ने पहली बारी मेरे को, क्लास में बैठे थे तो दादी मुरली सुना रहे थे, तो चंद्रमणि दादी सामने से उठ कर के स्टेज पे आई कि एक भाई का परिचय मैं आपको करवाती हूँ। तो मुझे स्टेज पे बुलाया। पहली बारी नज़दीक से दादी प्रकाशमणि को देखा था तो दादी प्रकाशमणि ने रामनाथ भाई को कहा कि टोली लेके आओ। वो दौड़े दौड़े गए, टोली डिपार्टमेंट से टोली लाए और दादी के हाथ में गुलदस्ता होता था तो गुलदस्ता पहले मुझे दिया
और मेरे मुख में दादी ने टोली खिलाई। और उसी समय मैंने संकल्प किया कि ऐसी महान हस्तियों के साथ अगर सेवा करने का मौका मिले तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए, ये संकल्प था। लेकिन सेवा में आया, ट्रांसपोर्ट में सेवाएं दी 2 साल तक। सभी छोटी बड़ी गाड़ियां चलाने का मेरे को मौका मिला। तो एक बारी मैंने इंचार्ज भाई को कहा कि भैया, पहले ऑफिस में बैठाया उन्होंने, गाड़ी नहीं मिला, 1 साल तक तो ऑफिस में ही सेवा की, कि मुझे 2 काम आते हैं, या तो ड्राइविंग करवा लो मेरे से, या मेरे से गाड़ी रिपेयरिंग का मैकेनिक का काम करता हूँ वो करवा लो। लेकिन मेरा भाग्य दादी प्रकाशमणि के साथ लिखा हुआ था, इसीलिए ये वक्त मुझे मिल रहा था। तो एक दिन वो भी आया जब मुझे दादी प्रकाशमणि की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। दादी की सेवा का पहला दिन सुना रहा हूँ। यज्ञ में उन दिनों एक अम्बेस्टर गाड़ी होती थी पुरानी, कब खराब हो जाए कोई पता नहीं। इंचार्ज भाई ने अचानक दादी को, माउंट आबू हमारे होते होते एसटीडी फोन नहीं होते थे, दादी को फोन करने के लिए संगम भवन आना था। तो इंचार्ज भाई ने कहा कि दादी की गाड़ी चेक करो। मैंने कहा गाड़ी ओके है, तो आपको ही दादी को लेके जाना है। दादी की सेवा का मैं पहला दिन सुना रहा हूँ। ऊपर से चले, दादी जी आगे बैठे, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, ईशु दादी पीछे बैठे। माउंट आबू से संगम भवन तक किसी ने भी मेरे से कोई बातचीत नहीं की। ऊपर जब जाने लगे, शांतिवन भी तब नहीं होता था। हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसे होती है जो भुलाए भी नहीं भुलाई जा सकती है। तो जो आगे जब चढ़ाई चढ़ने लगे तो बाघ नाला एक जगह आती है। जब भी मैं उस नाले को क्रॉस करता हूँ, दादी के वो शब्द मुझे याद आते हैं। दादी आगे बैठी थी, दादी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख करके कहा, प्रकाश, आज के बाद अगर दादी की सेवा करने का चांस मिले तो करोगे? देखिए कितनी बड़ी हस्ती है दादी प्रकाश मणि, पूरे विश्व को संभाल रही है। लेकिन मेरे से प्यार से पूछा और मैंने दादी को एक ही जवाब दिया कि जिस लक्ष्य को लेकर के मैं एक छोटे से गांव से निकला था, 2 साल लग गए मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। फिर मोहिनी बहन पीछे बैठे थे, तो उन्होंने भी एक शब्द कहा कि जैसा चार्ट आपने 2 साल में रखा है, ऐसा ही रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। शुरू में एक गाड़ी होने के नाते सभी दादियों को, चाहे आबू रोड भाइयों को, चाहे अहमदाबाद लेके जाना होता था। तो दादी बड़े प्यार से, जो भी दादियां आती थी, पहले तो सभी दादियों के लिए कोई गाड़ी मुकर्रर नहीं होती थी, उसी गाड़ी में जाना होता था। तो एक बारी दादी ने, जानकी दादी को पहली बारी मुझे कहा कि इनको अहमदाबाद लेके जाओ। दादी जानकी का भी पहला दिन सुना रहा हूँ। दादी ने कहा, प्रकाश कितने बजे पहुंचाओगे? उस समय गाड़ी में सेल फोन तो होते नहीं थे। मैं कहा दादी आपको कितने बजे पहुंचना है? कि इतने बजे तक। मैंने कहा मुझे आधे घंटे का और मार्जिन दीजिए। बोला ठीक है। ड्रामा अनुसार मैं दादी को आधा घंटा पहले ही लोटस में पहुंचा दिया। फिर वहां से दादी पूरे देश विदेश के लिए फोन करे, मेरे पास टाइम है, ये तो मैं इसीलिए फोन कर रही हूं कि प्रकाश भाई मेरे को टाइम से लेके आया। उसका रिटर्न देखिए, जब वापस दादी लंदन से आई तो बाप दादा से मिलन हो रहा था ओम शांति भवन में। तो लास्ट का टर्न था, तो जानकी दादी ने मुझे स्टेज पे बाबा के सामने बुलाया और बाप दादा को कहा कि ये सभी दादियों की गाड़ी ड्राइव करता है, फास्ट भी चलाता है, एक्यूरेट भी चलाता है और समय पर भी पहुंचाता है। अब देखिए ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे क्या वरदान दिया। बाबा ने कहा, बच्चे सभी दादियों की जिंदगी आपके हाथ में है। कितनी बड़ी बात कह दी, सभी दादियों की जिंदगी आपके हाथ में है। हमेशा जब भी स्टीयरिंग पर बैठो, मैं नहीं बाबा चला रहा है। तो कभी भी अगर ध्यान इधर उधर होगा, अगर इस स्मृति में रहेंगे तो बैकबोन में बाबा सदा आपके साथ खड़ा रहेगा। प्रैक्टिकल उसी पुरानी गाड़ी में 14 साल दादी प्रकाश मणि को आबू रोड, अहमदाबाद, जयपुर, पूना, कोल्हापुर तक मैं दादी को गाड़ी में ड्राइव किया है। आप भी गाड़ी चलाते होंगे, 14 साल में आपकी गाड़ी खराब भी होती होगी, टायर पंचर भी हुआ होगा, लेकिन साक्षी है ड्रामा। 14 साल में दादी को मैं कहीं भी लेके गया हूं, खराब गाड़ी का होने का तो प्रश्न ही नहीं, मेरा टायर पंचर तक नहीं हुआ।
ऐसा नहीं कि गाड़ी खराब नहीं हुई, ऐसा नहीं कि टायर पंचर नहीं हुआ, खराब हुई, लेकिन दादी गाड़ी में नहीं बैठी है। चाहे वो आगरा था, चाहे वो जयपुर था, चाहे वो पूना, चाहे वो कोल्हापुर था। ये कमाल किसकी थी? बाबा की कमाल थी। तो दादी प्रकाशमणि के साथ जो 14 साल मैंने बताए कि दादी मुख्य प्रशासिका, जो मैंने अपने जीवन में देखा, मुख्य प्रशासिका कम थी, माँ का स्वरूप, वात्सल्य स्वरूप मैंने उनका अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया। दादी अगर चल रही है, चाल भी उनकी साधारण नहीं होती। अगर बोल रही है तो बोल भी उनके साधारण नहीं। हर उनके जीवन में मैंने हर कर्म में गुण और विशेषता दिखाई दी, देखी है। वैसे तो दादी गुणों की खान थी, लेकिन मैंने 5 गुण दादी के जीवन में ऐसे नोट किए हैं जो उनके निजी संस्कार में कूट कूट करके भरे हुए हैं। सबसे पहला उनका गुण था पवित्रता, दूसरा था सत्यता, तीसरा उनका गुण था मधुरता, चौथा मैंने देखा थी नम्रता, सहनशीलता। दादी प्रकाशमणि पूरे विश्व को संभालती थी। दादी जी से हम वार्तालाप करते थे। एक बारी मैंने दादी को पूछा, दादी आपके सामने देश विदेश की, मधुबन की, सेंटरों की सारी समस्याएं आती हैं, आपका मन भारी नहीं होता है? तो दादी इतना अच्छा उत्तर देती थी कि प्रकाश, मैं हमेशा अपने आप को निमित्त समझती हूं। करण करावन हार कराने वाला कौन है? बाबा है। मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हूं। मेरे द्वारा बाबा जो भी कहलवाता है, मैं दोनों पक्षों की बात को सुनती हूं, सुनकर के 1 सेकंड बाबा को याद करती हूं, बाबा इन आत्माओं को मेरे द्वारा जो इशारा देना है वो दे करके दादी न्यारी और प्यारी हो जाती थी। बहुत बड़ी विशेषता थी दादी के अंदर, किसी भी भाई बहन की बातों को चित्त पर नहीं रखती थी। आज हम क्या करते हैं? संगठन में हम रहते हैं, एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं, कई बारी ऊपर नीचे टकराव बोलचाल हो जाता है, तो सदियों सालों साल हम एक दूसरे के साथ क्या है, बातचीत नहीं करते। लेकिन दादी के अंदर इतने सारी विशेषता थी और कितनी बातें समाती थी, सुनना भी पड़ता था दादी को, सहन भी करती थी, समाती भी थी, लेकिन सबको अपनापन की वासना देते थे। मधुबन में जब भी कोई आता था ना, दादी के अंदर चुंबक की तरह एक गुरुत्वाकर्षण होता था, हर कोई खींचा चला आता था। हमारे होते होते हुए दादी ने ज्ञान सरोवर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, एक एक जगह दादी जब जाती थी, सभी भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हर जगह उपलब्ध होती थी। छत पड़ रही है, इंजीनियर भाई आते थे, दादी आज मकान की छत पड़ेगी, हाँ मैं आऊंगी। छत पर तगारी लेकर के खड़ी होती थी, तो भाई बहनों को अपने आप ही मोटिवेशन मिलता था, वो भी अपने आप कार सेवा में जुट जाते थे। तो दादी का व्यक्तित्व एक महान ही था। एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है कि दादी को मिलने के लिए 3 IAS ऑफिसर आए, खास हरियाणा से छोटी बहन लेके आई। उनका संस्था के बारे में वो देखना चाहते थे और दादी से मिलना चाहते थे कि इतनी विश्व के अंदर जो सेवाएं हो रही है, हम दादी प्रकाशमणि को नजदीक से देखना चाहते हैं। तो उन दिनों अपॉइंटमेंट का तो कोई ऐसा होता नहीं था, बहन लेके आ गई आश्रम एक्सप्रेस से। दिन को उनको वापस जाना था 2 बजे की ट्रेन से। तो वो बहन सुबह में आई, नहा धो करके दादी कॉटेज में बहन जी को टाइम लेने के लिए। तो उस समय उन दिनों दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बुखार चल रहा था, तो डॉक्टर ने मना किया मिलने के लिए। तो बहन जी ने उस बहन को कहा कि दादी तो नहीं मिल सकते हैं। अब वो बहन बाहर आई, अब क्या करे, उस बहन को पता था कि भी शाम को दोपहर को ये भाई जाने वाले हैं। तो हल्का सा उन बहन ने उन भाइयों को थोड़ा सा झूठ बोल दिया युक्ति से कि हमने टाइम नहीं दिया था, दादी का सुबह का समय तो बिजी है, शाम को 7 बजे वक्त मिल रहा है मिलने का, क्योंकि बहन को पता था कि टिकट बनी है वापस जाने का। तो देखो उन 3 IAS ऑफिसर ने कहा कोई बात नहीं बहन जी,
हम ये टिकट कैंसिल कर देते हैं, बिना मिले हम नहीं जाएंगे। अब बहन फंस गए, झूठ भी बोला, लेकिन क्या करें। लेकिन उनका जो मिलने का दृढ़ संकल्प था, वो संकल्प दादी प्रकाशमणि को टच हो रहे थे। दादी जैसे ही नाश्ता पूरी की, तो नाश्ता करके टहलने के लिए बाहर निकले थे, तो सविता बहन हाथ में हाथ पकड़े हुए और साथ में मैं भी था पीछे। तो वो तीनों आईएएस ऑफिसर जो है, दादी कॉटेज के आगे बरगद का पेड़ है, वहां झूला लगा हुआ है, तो वो तीनों भाई वहां पर झूल रहे थे। तो दादी ने उनकी तरफ देखा और मुझे कहा, प्रकाश ये जो 3 भाई बैठे हैं उनको बुला के लाओ। तो मैं गया, भैया आपको बुला रहे हैं। उनको नहीं पता कि दादी प्रकाशमणि ही चीफ है हमारी, वो देखे ही नहीं थे दादी को। तो दादी आई और दादी ने उनसे जैसे ही नजदीक आए, बड़े प्यार से पूछा, भैया कैसे हो, बाबा के घर में आए हो, ठीक से रहने को मिला, ठीक से खाने को मिला, फिर भी अगर कोई कमी हो तो अपना ही घर समझ करके, अपना समझ करके हमें आप बता सकते हो। तो मुझे कहा कि अंदर से टोली लाओ, और दादी ने उनको टोली और दृष्टि दी। इतना कह करके दादी अंदर चली गई और मैं भाइयों के पास खड़ा रहा। तो भाइयों ने कहा कि ये माता जी कौन है, यही शब्द कहे थे उन्होंने, ये माता जी कौन है। मैंने कहा, इन माता जी को आप नहीं जानते हैं? तो बोला नहीं। मैं कहा, यही तो हमारी संस्था की मुखिया है। तो बोला, इनके व्यवहार से और बोलचाल से हम समझ तो गए थे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन हम तो बहुत धन्य धन्य हो गए। कहते हम इनके लिए टिकट तक कैंसिल कर रहे थे, अब तो हम कहते दोपहर को जा सकते हैं, इनके दर्शन हो गए, हम खुश हो गए। देखो, इतना मिलने से ही फिर मैंने उनसे पूछा, भैया आपका परिचय? तो कहते हम ऐसे ऐसे 3 आईएएस ऑफिसर हैं, उसमें से एक आईएएस डीसी शिमला भी थे। क्योंकि मैं हिमाचल का रहने वाला हूं तो मेरे को और इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैंने उनको रोका, मैं कहा रुको। मैं अंदर गया, दादी को मैंने पूछा, दादी अभी आप जो भाइयों से मिले, आपको मालूम है कौन थे वो? कहते नहीं। मैंने तो कशिश हो रही थी तो मैंने उनको ऐसे ही बुला लिया। मैं कहा, वो आईएएस ऑफिसर है तीनों। दादी को पता था छोटों से कैसे मिलना है, बड़ों से कैसे मिलना है, तो अंदर बुला लिया और इतने प्यार से उनसे मिले, संस्था की गतिविधियां, अपना परिचय दिया, उनको मेडिटेशन के लिए प्रेरित किया। तो वो और फिर मुन्नी बहन को कहा कि बाबा के घर से इनको अच्छे से अच्छी सौगात ला करके दो, और उनके दिल में गहरी छाप पड़ गई। इतनी देर को वो बहन ढूंढ रही भाइयों को कि भी कहाँ चले गए, और फिर उनको सौगात देने के बाद वो भाई कहते हैं कि दादी जी आप हमारी बहन से भी मिलो, वो हमको लेके आई है। इतनी देर को वो बहन भी आई। उसका नतीजा देखो कि एक आईएएस ने वहां जाकर के सेंटर के लिए फिर जमीन दी। तो दादी ने नजरों से निहाल करने की जो बातें हैं ना, कितने सारे भाई बहनों को इस तरह से नजरों से निहाल किया। तो इसलिए कहते हैं ना कि बड़ों की दुआएं, बड़ों की नजर आपके ऊपर पड़ती हैं तो वो आपका रास्ता बिल्कुल सहज सुगम हो जाता है। तो ऐसे मैंने देखा है कि दादी के सामने यज्ञ में बहुत सारी बातें भी आई है। दादी का एक स्लोगन होता था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। ये भावना मान करके चलो, जो भी निंदक है उसको मित्र बनाओ। तो ऐसा ही एक किस्सा और याद आ रहा है। ज्ञान सरोवर हमारा बना ही बना था, तो माउंट आबू के अंदर बीजेपी कार्यकारिणी का एक ये चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। तो उन्हीं दिनों विधानसभा के अंदर हमारे जालौर क्षेत्र के विधायक ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के खिलाफ थोड़ा सा कुछ बोल दिया, और हमारा ज्ञान सरोवर नया नया तैयार हुआ था। हम अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण, दादी जी ने मृत्युंजय भाई को कहा, और मृत्युंजय भाई के साथ मैं भी चला था अटल जी को निमंत्रण देने के लिए। तो जैसे ही हम निमंत्रण देने गए, और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि अटल जी इनके प्रोग्राम में जाए, तो अखबार पकड़ा दिया हमारे सामने कि आप निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, आपको पता है ब्रह्मा कुमारी के बारे में ऐसा सा छपा है। तो देखिए, उन्होंने तुरंत कहा, कहते वैसे तो मेरे जाने का मन नहीं था, लेकिन अब मेरे ही विधायक दल के नेता ने विधानसभा के अंदर अगर इस तरह की बात कह दी है तो अब मेरा फर्ज बनता है जाना। कहते मैं आऊंगा।
और वो आए, और जब वो आए दादी जी से मिले और उन्होंने जब स्पीच दिया तो उन्होंने इतना अच्छा बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक इतना अच्छा संगठन है, हम भी अपने संगठन से जुड़े हैं, हमारे संगठन को भी इस संस्था ने पीछे छोड़ दिया है। और मेरे ही विधायक दल ने अगर इस तरह की कोई बात कही है तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने नजदीक में आकर के संस्था की गतिविधियां देखी होगी। उन्हें आना चाहिए और देखना चाहिए। फिर देखिए ड्रामा क्या होता है। वो भाई, दादी का वो स्लोगन मुझे आज बार बार याद आता है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो एक प्रसंग ऐसा आया कि भी उन ग्लोबल हॉस्पिटल में उनके रिश्तेदार बीमार हुए, उनकी धर्मपत्नी, तो उनका इलाज हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छे से किया। तो जब जाने लगे तो डॉक्टरों को कहा कि भी फीस, तो डॉक्टर ने कहा कि हम फीस नहीं आपसे लेंगे, लेकिन एक वायदा जरूर कराएंगे कि एक बारी आपको अपने पतिदेव को ज्ञान सरोवर लेके आना है। जिस विधायक ने इस तरह की बात विधानसभा में कही थी वो ज्ञान सरोवर में आए और प्रोग्राम में स्टेज पे जब दादी प्रकाशमणि ने उनके गले में जब स्वागत के लिए माला डाली, मैं साक्षी था उस सीन को देखने के लिए, और उनको बोलने के लिए जब मौका दिया, वो सीन देखने वाला था। उस भाई के आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे। उन्होंने कहा कि दादी जी मैं क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं। तो ये दादी का ये कमाल थी सोच कि दादी का जो संकल्प था ना, निंदा भी जो करे उसको भी अपना क्या बनाओ, मित्र बनाओ। तो ये शिक्षाएं, छोटी छोटी शिक्षाएं व्यवहारिक जीवन में जब हम अपने आप उतारते हैं तो हमारा प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। तो दादी को मैंने देखा है कि क्षमा भाव भी कूट कूट करके भरा हुआ था। कोई भी बात होती थी एक बारी क्षमा जरूर करती, माफ जरूर करती थी। क्यों? क्योंकि उसको आगे परिवर्तन करने के लिए चांस। ऐसा ही एक किस्सा और याद आ रहा है कि मैंने एक भाई को ड्राइविंग पे रखा था पेमेंट पे, तो उसने एक दिन शराब पी ली और वो संगठन में बैठा, तो बैठते ही वहां पर बदबू आने लगी, तो उसको पकड़ करके लेके आए और कंप्लेंट मेरी कर दी कि दादी ये प्रकाश ने इस भाई को रखा है। तो रात को 9:30 बजे थे, तो मैं जल्दी सो जाता था, मुझे नींद से उठाया, दादी के चैम्बर में लेके गए माउंट आबू में। तो दादी ने मेरे को कहा कि प्रकाश ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैं कहा दादी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, सुबह में इस भाई को मैं छुट्टी कर दूंगा। अब देखिए दादी क्या कहती है। दादी ने कहा मैंने आपको इसीलिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि इसने पहली बारी भूल की है, इसको एक चांस मिलना चाहिए। फिर मेरे मन में आया कि देखिए दादी की दृष्टि कितनी महान है सबके प्रति। हम लोग समर्पित भी अगर कोई भूल करते हैं उसको तो माफी देती ही देती है, लेकिन दूसरे लोगों के प्रति भी दादी का दृष्टिकोण कितना ऊंचा है। तो इसीलिए दादी पूरे विश्व की दादी, पूरे विश्व के भाई बहनों का दिल जीता। और दादी हमेशा एक बात मुझे कहती थी गाड़ी में कि प्रकाश 4 लोग हम गाड़ी में बैठे हैं, हमारे सामने पूरी बहुत सारी समस्याएं आती है, दादी के सामने बहुत सारी चर्चाएं भी होती है, कोई भी बात बाहर नहीं जानी है चाहिए। तो आज्ञाकारी वफादार बनकर के उस बातों को वहीं के वहीं हम संभाल लेते थे, पता भी नहीं चले कि भी क्या हो रहा है। तो मैंने देखा है कि दादी ने हमारे को एवरेडी का पाठ भी पक्का कराया। हमेशा कहते जब भी सफर पे जाओ, 1 दिन के लिए जाना है तो 4 दिन के कपड़े लेके जाना है। एक बारी दादी ने मुझे मोहिनी बहन को के साथ भावनगर भेजा कि 2 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के कपड़े लेके जाओ। चंद्रमणि दादी और मोहिनी बहन गई, तो वहां की कोई समस्या थी, तो 1 दिन के लिए गए थे। तो सच में हम 2 जोड़े कपड़े लेके गए थे, 3 जोड़े। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमारे को 6 दिन रुकना पड़ा वहां पे। जब वापस आए तो दादी ने कहा कि आगे से जब भी जाओ 6-7 जोड़े आपके अटैची में पड़े रहने चाहिए। तो बाबा दादी को किस तरह से ये बातें हमारे से करवाते। तो एक प्रसंग अब और कराता हूँ, सुनाता हूँ, समय हो रहा है। एक बारी दादी जी को पूना कोल्हापुर जाना था। शुरू में दादी जी को कमर में बहुत दर्द होती थी, तो मैंने दादी के लिए टाटा स्टेट ऐसे बना रखी थी,
जिसमें दादी सो के जाती थी। तो मधुबन से कोई प्लान नहीं था हमारा जाना। जब हम चलने लगे तो दादी नकीलेक होके जाती थी तो बतखों को देखती थी, तो मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ा फास्ट थी। तो मोहिनी बहन के मुख से निकला, प्रकाश तुम तो ऐसे गाड़ी लेके जा रहा हो जैसे अभी तेरे को पूना और कोल्हापुर पहुंचना हो। मैं कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है दादी, आपको हम कोल्हापुर तक लेके जाएंगे, क्योंकि पूना से कोल्हापुर 4 घंटे की जर्नी है। दादी को अगर कमर में कोई तकलीफ हो तो सो के जा सकती है। बोला ये बात सही है। तो दादी को मोहिनी बहन ने आड़ा लकड़ा से पहले पहले ही बता दिया कि प्रकाश का ऐसा विचार है। दादी ने फट से हाँ किया, कहते भले। शांतिवन में आए, दादी कॉटेज होता था, अब साथ के लिए कोई चाहिए तो मुरली वाले राजू भाई को और लिटरेचर वाले भाई को तैयार किया, रमेश भाई को। अब पूना से कोल्हापुर जाने के लिए जब चलने लगे तो 1 घंटे की ड्राइव भी नहीं हुआ था कि दादी का तबीयत बिगड़ने लगी। देखो बाबा की टचिंग मेरे को कैसे करवाई और बाबा को दादी का कैसे ध्यान रखना था। तो हमने कहा दादी आप लेट जाओ, तो दादी जैसे ही लेटे दादी बिल्कुल ठीक। दादी जैसे ही ऊपर उठे दादी के नाक से ब्लीडिंग शुरू हो। ऐसे करते हम लोग सोते सोते दादी को कोल्हापुर पहुंचने लगे। तो कोल्हापुर की बहन कहने लगी कि जैसे ही शहर में पहुंचोगे तो कलेक्टर, एसपी और गणमान्य लोग दादी का स्वागत करने के लिए खड़े मिलेंगे, तो 1 सेकंड दादी को गाड़ी से आप उतारना। अब हमारे लिए समस्या, दादी जैसे ही उठे ब्लीडिंग शुरू हो जाए, क्या करें। लेकिन कमाल बाबा की, जैसे ही वहां पहुंचे दादी बोले मैं उतरूंगी, और उतरी और अभिवादन स्वीकार किया, कोई ब्लीडिंग नहीं। और वो गाड़ी में जैसे ही दादी बैठी और ब्लीडिंग शुरू। वंडरफुल सीन। और फिर जब जाने लगे सेंटर पे पहुंचे, आपको पता है दादियां जब सेंटर पे पहुंचती है तो कितने सारे भाई बहने खड़े। तो हमने कहा कि भाई इस प्रोग्राम को शॉर्ट करो, दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन दादी सबसे मिलकर के अपने कमरे में गई, रेस्ट किया। अब रमेश भाई भी हमारे साथ थे। पहला प्रोग्राम हमने उस समय देखा, यज्ञ के अंदर 20,000 किसानों को पूना वाली बहन, सुंदरी बहन ने और सुनदा बहन ने इकट्ठा किया था। और दादी ने सवेरे रमेश भाई को कहा कि रमेश भाई आप पहले प्रोग्राम शुरू करेंगे, दादी समय पे जो टाइम देंगे उस पे आएंगे। और दादी को नाश्ते के बाद में ही, नाश्ता करते करते ही ब्लीडिंग शुरू। अब चिंता प्रोग्राम कैसे हो, लेकिन प्रोग्राम किसका था, बाबा का था। जैसे ही जो टाइम दादी को दिया, दादी स्टेज पे गई। 45 मिनट तक दादी ने भाषण दिया। भाषण पूरा देते ही वीआईपी गए स्टेज पे, सौगात लेते 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 दादी को फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। सेंटर पे लाए, फिर दादी को फिर सोते सोते हम लेके गए पूना से। फिर फ्लाइट में जब बॉम्बे आना था, पूना में जैसे ही दादी को उतारा तो दादी ने दिल से, प्रकाश थैंक्स, अगर आप गाड़ी नहीं लाए होते तो दादी की क्या हालत होती है। मैं कहा नहीं दादी, ये तो बाबा साथ में है, बाबा का वरदान साथ में था, और आपकी त्याग, तपस्या और सेवा ये विश्व को लिए एक प्रेरणा थी। दादी ने कितना बड़ा संगठन तैयार किया, पूरे विश्व के अंदर मातृ शक्ति को एक नया आयाम दिया कि पूरे विश्व में इस संगठन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दादी ने बहुत बड़ा योगदान रहा है। दादी का निमित्त, निर्माण और निर्मल। दादी जब अव्यक्त हुई थी, अंत में समय हो रहा है, अंत का वो सीन मुझे याद आता है। 21 अगस्त की बात है, 8:45 बजे मैं दादी के पास जाता हूँ। गुप्ता जी अंदर है, मुन्नी बहन थी, नर्सें थी, चेकिंग हो गया था। मैं गेट पे ही दादी को, गुप्ता जी ने कहा दादी देखो कौन मिलने आया है। तो दादी ने दृष्टि दिया और मुझे इस तरह से बुलाया। मैं नहीं गया। फिर 2 मिनट के बाद दादी ने दृष्टि दिया और ऐसे करके बुलाया। गुप्ता जी ने कहा कि जाओ दादी नजदीक बुला रही है। मैं नजदीक गया, मैंने हाथ बढ़ाया, दादी ने भी हाथ बढ़ाया। हाथ में हाथ लेकर के दादी ने मेरे को दृष्टि दी 8:45 बजे। इतनी प्यारी दृष्टि दी, गुप्ता जी को बोलना पड़ा कि प्रकाश आज तो आपको इतनी अच्छी दृष्टि मिली है, हमें भी नहीं मिली। मैं कहा दादी को मिलने के लिए 3 दिन तक हमारी योग तपस्या भट्टी चल रही थी सरस्वती भवन में। मैं कहा कशिश हो रही थी। मैं कहा दादी वात्सल्य की माँ स्वरूप है, तो दादी तो माँ है हमारी। तो इतने करके हम जब वापस आए तो टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ मैं और गुप्ता जी नाश्ते पे जा रहे थे, तो अमृत भाई ने हमको वापस बुलाया और वापस बुला करके दादी को करवट दी। तो दादी का राइट साइड का हिस्सा जो है ना, जैसे पैरालाइज हो जाता है टांग और वो होकर के, क्योंकि उस समय यज्ञ में सीटी स्कैन तो था नहीं। तो फिर गुप्ता जी ने कहा कि भी अहमदाबाद दादी को एक बारी चेकिंग के लिए ले जाना पड़ता है।
तो हमने दिन में पूरी तैयारी करके शाम को फिर अहमदाबाद लेके गए। फिर दादी जी का वो सीटी स्कैन करवा करके फिर एक समय तो ऐसा आता है कि भी जो आया है तो जाना ही है, तो फिर उसके बाद फिर दादी जी को हम यहाँ पर लेके आए। तो 25 अगस्त को भी दादी जब जाने का समय हुआ तो हम वहीं पर थे। कर्मातीत की अवस्था आज दिन तक हमने किताबों में पढ़ी थी, प्रैक्टिकल में हमने देखा दादी जी कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त हुई है। कोई भी डॉक्टर उनके पास आता था, दादी कहती है कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। माना कभी भी उन्होंने अपनी बीमारी को बताया नहीं। मुझे कहती थी, प्रकाश दर्द मुझे हो रहा है, सहन मुझे करना है, आप मेरा दर्द ले सकते हो? सहन तो हमें करना है। कितनी सहन शक्ति उनके अंदर थी। तो अभी समय हो रहा है, बातें तो बहुत सारी हैं, सुनाते जाओ तो सुनते जाएं, लेकिन दादी जी ने हमेशा पंक्चुअलिटी रही। और हम सभी भाई बहनों को, दादी जी को उमंग रहता था कि सभी भाई बहनें बाबा की सेवा के अंदर, हमेशा बोलती थी जैसा कर्म, हमेशा याद रखो, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख करके दूसरा भी करेंगे। दादी जी का ज्ञान योग के ऊपर बहुत अटेंशन होता था। अमृत वेला दादी संगठित में हमेशा करती थी। और हम लोग भी आज अपने आप को देखें। एक बात दादी मुझे कहती थी, हमेशा अपने आप से पूछो, आज मेरा अगर अंतिम दिन है, मैं क्या साथ में लेके जा रहा हूं। हर एक भाई बहने अपने आप से पूछे, आज हमारा अंतिम समय है, जाने का है, मैं अपने आप से देखूं, मेरा किसी व्यक्ति वस्तु में वैभव में बुद्धि योग तो नहीं जा रहा है। हमेशा अपने आप को ये सोचो कि मैं निमित्त हूं। हम यज्ञ की एक कील का भी बहुत महत्व है। हम सभी भाई बहने यज्ञ रक्षक है। यज्ञ रक्षक होकर के पूरे विश्व को शांति का वाइब्रेशन दे, तब जाकर के हम बाबा की दादियों की आशाओं को पूरा कर सकते हैं। ओम शांति।